तो बस चैप्टर में ना एक ही पार्ट रह गया बस। आज इसको फाइनल करके हम चैप्टर को एंड कर दें। टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो लास्ट टाइम के नोट्स में आप देखिएगा हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे, अगर आपको याद हो। और मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था उसमें, इफ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तुणात्मकता। इसकी शुरुआत लास्ट टाइम हो गई थी। आज इसको थोरोली देख के हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसके बारे में ना बहुत कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है एक्चुअली, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सबको पता है कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे ना एक शेयर्ड पेयर होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं साझे वाला युग्म। नोट मत कीजिए भी। देखो फ्लोरीन क्या करता है, इस पेयर को अपनी साइड खींच लेता है, अपनी मर्जी से पेयर को अपनी साइड खींच लिया, ठीक है। अब इससे पेयर सेंटर में नहीं रहता, हल्का सा फ्लोरीन की तरफ चला गया। फ्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितनी कॉमन सी बात है। सिमिलरली मैंने बॉन्डिंग कराई नाइट्रोजन और सुपोज टू बी हाइड्रोजन, यहाँ भी ऐसे हुआ। यहाँ नाइट्रोजन ने अपनी पेयर अपनी साइड खींच लिया। ऐसी बॉन्डिंग कराते हैं नाइट्रोजन की क्लोरीन के साथ, यहाँ पे फ्लोरीन ने अपनी साइड पेयर खींच लिया। ऐसा ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर। ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड खींचने की, जो ये प्रवृत्ति या प्रवृत्ति शेयर्ड पेयर को अपनी साइड खींचने की, इनफैक्ट इसी का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, हिंदी नेम होता है वैद्युत ऋणात्मकता। ये पिछली बार मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी लास्ट लेक्चर में भी, नोट मत करा देखो। टेंडेंसी, टेंडेंसी को हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति ऑफ बॉन्डेड एटम। ध्यान रखना है इस बात का, ये टेंडेंसी किसी आइसोलेटेड एटम की नहीं है। एक एटम होता है आइसोलेटेड, वो अकेला होता है, वो अकेला होता है, ये अकेला नहीं है। ये टेंडेंसी है बॉन्डेड एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी नोट मत कीजिएगा, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शायद डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी। इज इट क्लियर। आराम से सोचो आप, किसकी टेंडेंसी है, बॉन्डेड एटम की। देखो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रवृत्ति है, बॉन्डेड एटम की। इसके लिए बहुत जरूरी है एटम अपना बॉन्ड बना के रखे, बंद बना के रखे। आपको याद है हमने पिछली बार टॉपिक सीखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। को बिल्कुल लिख रहे हैं, मत लिखिए, पहले सुनिए ध्यान से। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, एक एलिमेंट होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, लेकिन पता है वो एलिमेंट कैसे होता है, गैसेस स्टेट। अब आप गैसेस स्टेट को समझने की कोशिश करो, इसका मतलब वो आइसोलेटेड है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना अकेला, अकेला, वो अकेला एलिमेंट है। ये टेंडेंसी अकेले की है, और वो जो टेंडेंसी है किसकी है, वो टेंडेंसी है बॉन्डेड एटम की। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें शेयर्ड पेयर को खींचना होता है। जो ये टेंडेंसी है इसका नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैद्युत है। चलो किसी को डाउट यहाँ तक। ओके, अब किसी को कुछ कॉपी करना कर ले एज यू लाइक, फास्ट। अगर किसी कुछ लिखना है तो लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम है, टॉल दिक्कत नहीं। मुझे तो फिनिश कर देंगे आज, चैप्टर एंड हो जाएगा। आपसे मैं आपको अगर पीवाई क्यूज है, सारे पीवाई क्यूज भी करा दूंगा आपको आज, एक बुक किसी के पास है, इसकी सारी प्रॉब्लम्स भी करवा देंगे। और मे बी नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर बिगिन हो जाए। तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप भी यही किया करें। आज चैप्टर को मैंने एंड किया, पहले इसकी प्रॉब्लम कर लो किसी बुक से जो भी आप कर रहे हैं, और उसके बाद पीवाई क्यूज किया करें। जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए सारे का डालो इस चैप्टर के, कि आपसे हो रहे नहीं हो रहे। चले यहाँ तक क्लियर हो गया उम्मीद है। ये लास्ट लेक्चर में हो चुका था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब सवाल है ऐसा क्यों होता है, अगर इसके रीजन का, ये सब टेंशन पे करिए। ये सवाल मैंने आपसे पिछली बार ही पूछा था। किसी को पता है ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो पीछे डोर बंद कर दो थोड़ी यार। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, किसकी वजह से, ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। देखो देखो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जैसे फ्लोरीन ने यहाँ पेड़ खींच लिया अपनी साइड, है जरा ध्यान देना। हाइड्रोजन से रोक क्यों नहीं पा रहा। पहली बात तो ये पेड़ खींचने वाला काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। कौन कर रहा है इसको, न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं नाभिक। इस काम को नाभिक ने किया। सच बात तो यह है कि जो पेड़ खींचने वाला काम है वो न्यूक्लियस ने किया। सारा काम न्यूक्लियस करता है और कुछ नहीं कर रहा। अब पता क्या हुआ, देखो न्यूक्लियस इसके पास भी है, न्यूक्लियस इसके पास भी है, लेकिन उसने पेड़ खींच लिया और ये मना नहीं कर पाया। इसका मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
ज्यादा है। देखो समझो इस वर्ड को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने आपको लास्ट टाइम में सिखाया था, प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो को लिखे हुआ था अभी, सारा काम ये चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हिंदी नाम होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। सही बात तो ये है, देखो लिखना नहीं है अभी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो फैक्ट तो ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तभी तो ये पेड़ खींच के ले गया। सिमिलरली है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सिमिलरली है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, ईएनसी ज्यादा है। तो मुझे कहना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो ईएनसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो उसको समझने की कोशिश करो, मोर द ईएनसी मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारा काम ईएनसी कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं इसको। तभी तो कहते हैं जितना आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। इसको हम ना साइज से भी रिलेट कर सकते हैं। साइज, भाई इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम न्यूक्लियस कर रहा है, जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना साइज बड़ा होगा उतनी नेगेटिविटी कम होगी। देखो इन चीजों को आराम से महसूस करो, इसलिए हमारी टेबल में ये ट्रेंड बन जाता है। आप टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे नेगेटिविटी बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप आओगे तो नेगेटिविटी घटेगी। इसका मतलब साफ साफ ये है। बोलो सब एग्री हो गए? ये कॉपी करो, आप तो मना नहीं कर रहा, सब इससे कॉपी कर लें। कैसे नेगेटिविटी बढ़ रही है घट रही है, ये सब पता होना चाहिए हमें। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे नेगेटिविटी बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नेगेटिविटी घटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारा ट्रेंड बन गया। हमने नेगेटिविटी को साइज से रिलेट किया, नेगेटिविटी को ईएनसी से रिलेट किया। मोर द ईएनसी मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अल्टीमेटली सारा गेम न्यूक्लियस का है, नाभिक का है, उसके ईएनसी का है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सारा काम किसने किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने किया। दैट शुड बी क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्री? दैट शुड बी फाइनली, अब बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, ये पता हो हमें। चलो यहां तक कि केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और होती है। चलिए इसको रब कर दें, सबने नोट कर लिया होपफुली। देखो जैसे हम ये लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट नेगेटिविटी बढ़ रही है, टेबल देखिएगा, देखो लेफ्ट टू राइट नेगेटिविटी बढ़ रही है। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? सही बात है, फ्लोरीन। देखो जरा ध्यान दीजिएगा सब स्टूडेंट, देखो लास्ट में ग्रुप 18 आता है। हम इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, पता क्यों? ये बॉन्ड ही नहीं बनाते, जल्दी से बॉन्ड का बनाते हैं। आपको पता होगा हीलियम नियोन ऑर्गन आज तक इनर्ट गैस है, इनका एक भी ट्रू कंपाउंड नहीं बना। सच बात तो ये, थोड़े बहुत कंपाउंड क्रिप्टन ने, जेनन ने, रेडॉन ने बनाए हैं, लेकिन इनके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े होने से नेगेटिविटी घट रही होती है। ग्रुप 18 की हम बात ही नहीं करेंगे, सही बात है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की मैक्सिमम नेगेटिविटी होगी, और पता किसकी होती है मैक्सिमम? फ्लोरीन। फ्लोरीन की ना पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसे कहते हैं अधिकतम। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है ना, कोई भी नहीं होता। यस सर। फ्लोरीन के लिए शेड पे खींचना सबसे आसान होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, और फिर कौन आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्लोरीन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ये आपको हमेशा ऑर्डर पता रहना चाहिए। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है। ये ऑर्डर सब बच्चों को पता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बोलो सबको आ रहा है समझ? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक बात देखो मैं आपको और शेयर कर दूं, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्या पता ये नीट में इस पर क्वेश्चन मिल जाए। दो एलिमेंट की मेट्रो चांस सेम नेगेटिविटी होती है, एक हाइड्रोजन और एक फॉस्फोरस। हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप कभी किसी बुक में डेटा चेक करें ना, तो आपको इनकी इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी, बराबर बिल्कुल। इसको याद रखो, ये हमें बहुत काम आएगा, पी ब्लॉक में बहुत काम आएगा। बहुत सारी इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम को ये हैंडल करने का अकेला। हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आपका ये क्वेश्चन इस बार नीट में मिले? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको नोट करो आप, इसको नोट करने। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन। ये ऑर्डर सब बच्चों को याद होना चाहिए। फोकलन, ऐसे प्लानिंग से करना आप लोग, फोकलन के नाम से याद रहेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन।
और हाइड्रोजन फॉस्फोरस की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। दे हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। और फ्लोरीन केमिस्ट्री का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, देर इज नो डाउट एट ऑल। स्टूडेंट सब एग्री हो गए? तो यहां तक डाउट किसी को? ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं। देखो, ड्रॉप कर दें इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और होती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर रिलेटिव टेंडेंसी। देखो ना, इस सेंटेंस को समझो क्या होता है। देखो, दो तरह की टेंडेंसी होती है, दो तरह की प्रवृत्ति होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, और एक को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव को हिंदी में पता क्या कहते हैं, सापेक्ष। ये ना किसी के सापेक्ष निकाली जाती है। नोट बताना प्लीज, सुनना पहले आराम से। किसी के सापेक्ष। देखो आपको मैं अच्छी क्लियर रिलेटिव का मीनिंग समझाते हैं। आपने नीट एग्जाम क्रैक कर दिया, अब पता सभी क्वेश्चन का पूछा, सिलेक्शन हो गया, गुड। रैंक कौन सी है? अब एक बहुत बड़ी बात होती है, रैंक कौन सी है। रैंक भी तो एक इशू है ना। आपकी रैंक आ गई 455, चलो भाई बहुत अच्छी रैंक है। पता है रैंक का मतलब क्या है? एक टोटल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एक टॉपर बच्चा था, जो नीट का टॉपर बच्चा था, उसके रिस्पेक्ट में हम 455 नंबर के, ऐसा फैक्ट है। अब कभी देखना, जब पेपर बहुत आसान आता है ना, तो रैंक बहुत बेकार आती है। पेपर टफ वाला रैंक अपने ऊपर जा रही है। इसका रीजन होता है, जब पेपर आसान आता है तो बहुत लोग बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। देखा नहीं पिछली बार क्या हुआ, बहुत लोगों के फुल फुल मार्क्स आ गए, तो रैंक ऑटोमेटिकली बेकार। जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उनकी भी पता नहीं कहां जाकर रैंक आ रही है। उनको लग रहा है इतनी अजीब सी रैंक आ रही है। तो ये होता है, लेकिन रैंक वाला कॉन्सेप्ट टोटल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है। रैंक वाला कॉन्सेप्ट टोटल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हाँ, आपके नीट पे कितने मार्क्स आए? आपके इधर 720, मेरे 680 मार्क्स आ रहे हैं। ये टेंडेंसी एब्सोल्यूट में आती है। इसमें किसी से कंपटीशन नहीं चल रहा, आपका अपने आप समझो कंपटीशन है। आप 680 मार्क्स लेके बैठ गए, दिस इज एब्सोल्यूट टेंडेंसी। आपकी रैंक कौन सी आ रही है, दिस इज रिलेटिव टेंडेंसी। रैंक आना एक अलग चीज है, और नंबर इतने आना एक अलग चीज है। हो सकता है किसी का पेपर नीट का इतना टफ आया, इतना टफ आया, पता लगा किसी का 40 मार्क्स से बहुत अच्छी रैंक आ रही है। ये होता है। ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, कट ऑफ क्या रहेगी, रैंक कैसे आने के चांस, सब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर का लेवल क्या था। तो ये दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। सेम स्टोरी यहां पर है। ये टेंडेंसी टोटली रिलेटिव है, रिलेटिव। रिलेटिव से मेरे को एक इंडिकेशन मिलता है, इट इज कैलकुलेटेड। अगर इसको निकालना है ना, तो ये किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट। इसको एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसके सापेक्ष। और पता है किसके सापेक्ष निकाला जाता है? फ्लोरीन के सापेक्ष। एक वर्डिंग होती है, एक्चुअली एक केमिस्ट है ना, पॉलिंग, मैक्स पॉलिंग। उसने एक स्केल दिया था, ओन पोलिंग स्केल। पोलिंग किसी का नाम है, ध्यान रखना। स्केल को हिंदी में कहते हैं पैमाना। ऑन पोलिंग स्केल, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज असाइंड एज 4। देखो, इसकी नेगेटिविटी को 4 माना गया, इसकी नेगेटिविटी को 4 मान लिया गया, उसको असाइन कर दी वैल्यू, कि तुम्हारी मैक्सिमम नेगेटिव तुम्हें 4 मान लेते हैं। वो अपनी मर्जी से माना 4, एज्यूम्ड वैल्यू है ये। अब जो भी हम नेगेटिविटी निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसके इसके सापेक्ष। आप समझ पा रहे हो? इसके रिस्पेक्ट में। इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्टेप 4। ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन की इससे कम आएगी, क्लोरीन की इससे कम आएगी, सबकी कम आएगी। किसी की 3.5 है, किसी की 3.2 है, किसी की 3.1 है, किसी की 2.8 है, किसी की इससे ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि ये कौन है? इसकी तो मैक्सिमम नेगेटिविटी, ये तो टॉपर है। गॉट इट? जो टॉपर है ना, सारा काम वही इसके रिस्पेक्ट में रहा। अब इस लाइन को अब याद रखो कि पोलिंग स्केल पे नेगेटिविटी कितनी है, कितनी है? 4 है। इस बात को ध्यान रखें सब बच्चे। और पोलिंग एक केमिस्ट का नाम है। और ये नेगेटिविटी 4 क्यों है? ये असाइन है, साइन अपने पास से मान ली गई। इसको असाइन कर दो 4 वैल्यू। क्लियर? जैसे असाइनमेंट देते हैं ना, मैडम लिख लेंगे, जस्ट वेट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चों को अपने पास से क्वेश्चन दो, टेढ़े मेढ़े जैसे मर्जी, दिमाग लगाए बोलोगे। असाइनमेंट का मतलब होता है फ्री वर्क करना। तो सेम स्टोरीज है, अपने पास से वैल्यू असाइन कर दी गई है, और कितनी असाइन करी गई है? 4।
इन बातों को आप ध्यान रखो। अब आप नोट करो, को मना नहीं कर रहा, नोट करो, नो बॉल ध्यान रखो। ठीक है, बुक में देखो वैल्यूज भी गिवन है, किसकी नेगेटिविटी कितनी है, बुक में वैल्यूज भी गिवन है। देखो अगर आप थोड़ा इसको रीडिंग करेंगे ना, देखो फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, बाकी सबकी नेगेटिविटी इससे कम ही मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीडिंग करना है आपको, कोई मना नहीं कर रहा। तो नेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, टोटली असाइन कॉन्सेप्ट है, असाइन। लिनस पॉलिंग एक केमिस्ट नेम है, उसने जो मैक्सिमम जो नेगेटिविटी अलॉट की थी उसको, वो 4 की थी, 4 असाइन की थी। ओके, सब एग्री हो गए? जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। और सबसे मेन बात है कि नेगेटिविटी का लिंक किसके साथ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ईएनसी। हमारे चैप्टर की बैकबोन है ईएनसी, सारा काम करता है ईएनसी है। और ये मैटर ऑफ चांस है कि हाइड्रोजन और फास्फोरस की नेगेटिविटी सेम होती है, इस बात को भी याद रखो आप लोग। और मैंने आपको बता दिया टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, कैसे लेफ्ट टू राइट हो रही है, कैसे डाउन द ग्रुप हो रही है, बता दिया गया। दैट्स फिनिश है, नेगेटिविटी में इतना लेक्चर था। बाकी आप डाउट लेकर आओगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और इंप्रूवमेंट कर देंगे। अगर आपको इतना भी आता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और वो ये बुक्स में क्वेश्चन ढूंढो, आप पीवाईक्यूज देखो, प्रॉब्लम किया करो बहुत सारी, लेकर प्रॉब्लम करके ही सब्जेक्ट पढ़ने का मजा आता है। चलिए होपफुली सब नोट कर चुके, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में कोई डाउट हो, कोई भी वर्ड में कंफ्यूजन हो, न्यूमेराइज रिलेटिव का मतलब क्या होता है, असाइन करने का मतलब क्या है, पॉलिंग इज व्हाट, पॉलिंग किसी का नेम है, तो नेम्स को करने कंफ्यूज नहीं होना। स्केल को हिंदी में पैमाना कहते हैं, पॉलिंग स्केल। चलिए होपफुली अब करूँ क्लियर है। अब देखो इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपटीशन फेवरेट। अब देखो इस पे कमांड बनाना एक चैलेंज होगा अपने आप में। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये कंपटीशन फेवरेट है। आपको भी टेस्ट सीरीज उठाकर देखो, यहां से प्रॉब्लम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोट कर लो हेडिंग में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करना, सबको पता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या है, ग्रहण करना। एंथैल्पी भी नो वेरिएबल एनर्जी। अब देखो आपको सिखाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। चलिए फोकस प्लीज है, अटेंशन पे करना। मेरे पास एक एलिमेंट है, सपोज टू बी एक्स। अब देखो लिखना बंद कर दो, एक चैलेंजिंग टॉपिक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इस पर कमांड बनाना अपने आप एक बड़ा इशू है अपने आप में। और ये एलिमेंट देखो, आप फिर ध्यान से देखो, ये आइसोलेटेड है। कैसे एटम है, अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। उसके लिए एटम का बॉन्ड बनना जरूरी है। यहाँ पे एटम कैसा है, आइसोलेटेड, इसको हिंदी में कहता है अकेला, अकेला एलिमेंट है। ये टेंडेंसी अकेले एलिमेंट की है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन देखो, ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसने अपने आप को एनायन बना दिया, सबको दिख रहा है। और आपको शायद थोड़ा सा पता होगा, इस प्रोसेस में कुछ एंथैल्पी चेंज होगा, पक्की बात है। वो जो एंथैल्पी होती है उसे वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो आराम से पहले समझो टॉपिक क्या है। एक एलिमेंट है, गैसेस स्टेट में है, अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ना। गेन करने के बाद जो भी एंथैल्पी आती है, जो भी वैल्यू होगी डेल्टा एच की, उसे केमिस्ट्री क्या बोलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी कुछ नोट नहीं करना, बहुत डेप्थ है यहाँ पे। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे ये एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। जैसे परसों आयनाइजेशन की बात की थी, वहां भी 1 मोल होना था। अगर आप ध्यान से देखोगे आयनाइजेशन का उल्टा है। आयनाइजेशन में परसों क्या हुआ था, हम एक चीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, आज इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। बोलो फाइनल हुआ। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फाउंड टू बी नेगेटिव। ये ज्यादातर कैसी मिलती है, नेगेटिव मिलती है, नेगेटिव, जिसको हिंदी में ऋणात्मक कहता है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव मिलेगी, इसकी वैल्यू ना माइनस में आएगी, माइनस से। अब एक मिनट सब रुको, बताओ माइनस में आने का मतलब क्या है, एनर्जी इवॉल्विंग।
एनर्जी निकली, देखो ऊर्जा निकल रही है यहाँ पे, सब सुन ले ध्यान से, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, ये रियलाइज हो रहा है? ठीक है, अभी बताएंगे एनर्जी निकलने का मतलब क्या है। चलो अच्छा बताए कोई स्टूडेंट, एनर्जी निकलने का मतलब क्या है? दोबारा दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। एक एलिमेंट ने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन लिया और अपने में से एनर्जी निकाल दी, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग? सही बात है, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। देखो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। एनर्जी निकलने का मतलब क्या? एनर्जी का लॉस, ऊर्जा की हानि, और एनर्जी के लॉस से स्टेबिलिटी आती है। देखो समझो, कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो रहा है, वो स्थायी हो रहा है, तभी तो वो ऐसे कर रहा है। अभी लिखना नहीं किसी को भी, देखना बहुत डेप्थ है। एक काम और करते हैं, एक एलिमेंट अपनी मर्जी से वाई ले लेते हैं, वो भी यही काम कर रहा है। देखो उसकी भी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी माइनस में ही आती है, वो भी स्टेबल हो रहा है। क्या दिक्कत है? वो भी स्टेबल हो रहा है। समझ रहे हो आप? माइनस में आने का मतलब एनर्जी का लॉस, ऊर्जा की हानि, और ऊर्जा की हानि से क्या आती है? स्टेबिलिटी, स्थायित्व। ये तो कॉमन सा रूल है। ओके, अब सुनो, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम एक काम करते हैं, अपने पास से इन्हें कुछ वैल्यू अलॉट कर देते हैं, हाइपोथेटिकल। मान लेते हैं इसकी जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी थी वो 40 जूल थी पर मोल, और इसकी थी 50 जूल पर मोल। ये अपने पास है मानी हुई वैल्यू, ये 50 जूल पर मोल। ठीक है ना भाई? सबको दिख रहा है ये 40 है 50 है, इसका क्या मतलब हो? कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? राइट भाई, -50 का मतलब है वाई ज्यादा स्टेबल हुआ, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सही है। वाई ने ज्यादा एनर्जी निकाली, वाई ज्यादा स्टेबल हुआ। इतना स्टेबल एक्स नहीं हुआ है, मानते हो आप? इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि वाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। देखो समझो इस बात को, जो जितनी एनर्जी ज्यादा निकालेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखो समझने की कोशिश करो, वाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड। जैसे मान लीजिए आप में से कोई जिम जाता है, और जिम में ना 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता है। बहुत बड़ी बात होती है 4 घंटे एक्सरसाइज करना जिम के अंदर। 4 घंटे को एक्सरसाइज कर ले, बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो करता है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। को कह रहा मैं तो आधा घंटा करता हूँ बस, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट कम है। देखो ये इंटरेस्ट की मेजरमेंट है, ये इंटरेस्ट की मेजरमेंट है। कोई करता ही नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो समझो इस बात को, ये सब इंटरेस्ट को शो करता है। कहीं सुबह, कहीं देखा आजकल सर्दी हो रही है, कहीं सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे जा रहे हैं, मतलब अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है। कोई सो रहा है, उसको लग रहा है कि पहले सो जाऊं मैं आराम से, थका हुआ हूं, वट, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है। देखो समझो इस बात को, ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी, ये इंटरेस्ट की मेजरमेंट है। सो मैं एक लाइन लिखूंगा, भी नोट मत करना। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is is uh, is also said to be electron affinity। कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बता रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी को हिंदी पता क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो इलेक्ट्रॉन को कितना लेना चाहता है, कितना बाउंड करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो इलेक्ट्रॉन को लेने में कितना इच्छुक है, कितना इंटरेस्टेड है। ये पता किससे लगता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। आ रही है बस समझ? कभी कभी आपने देखा, जैसे देखो आपके साथ भी होता होगा, आप स्टडी करने बैठे, रात को आप 10-11 बजे सब सो गए और आप पढ़ने बैठ गए, और 10 बजे आप पढ़ने बैठे हो, 10 बजे से पढ़ते पढ़ते रात के 3 बज गए। ऐसा कितनी बार होता है? आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं, 2 बज गए, 3 बज गए, ये इंटरेस्ट को तो शो कर रहा है। ये देखो, जब आपका इंटरेस्ट बनेगा स्टडी में, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम बढ़ेगा। आपको फील नहीं हो रहा कि 3 बज गए, सुबह होने वाली है, नहीं, आपको मजा आ रहा है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है। कितनी बजे देखा ना, मूवीज देखते होता है, आपको मूवी देख रहे हो वैसे वो चलती जा रही है, और 2 बज के 3 बजे आपको पता ही नहीं लगा, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा होता है। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, अब पता लगा 10 के बाद आप 10:30 बजे सो गए, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं था, आपको लगा यार सो जाओ ज्यादा अच्छा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। ये सब इंटरेस्ट को शो करता है, इंटरेस्ट, ये फैक्ट है। अभी लिखो मत इन बातों को, इनको लिखने से कुछ नहीं होगा, इनको फील करना होगा। तो ध्यान रखना, देखो मैंने लाइन देखो क्या बोली है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी को हिंदी में बंधुता कहते हैं।
वो इलेक्ट्रॉन को लेने में कितना इंटरेस्टेड है, ये उस बात की मेजरमेंट है। ये इंटरेस्ट को शो करता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? बताओ बच्चे, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसी को ना थोरोली लेके चलेंगे। अभी तो एक बहुत माइनर सा पार्ट मैंने आपको सिखाया, इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। लो आराम से कॉपी करो, को मना नहीं कर रहा। ये -40 -50 मत लिखना, ये समझाने के लिए होता है, इनका कोई रोल नहीं है। आप सिर्फ जो काम की बात है उसको मेंशन करो। ठीक है ना? फील करो, देखो अच्छे से महसूस करना पड़ता है, देखो तभी चीजें समझ आएंगी, तभी क्वेश्चन होंगे। यूजुअली इलेक्ट्रोन एंथैल्पी इज फाउंड टू बी नेगेटिव। अभी यूजुअली वाली बात को मैं ओपन करूंगा, क्या ये पॉजिटिव भी हो सकती है क्या? अब इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता की नाप होती है, ध्यान रखें। इसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता की माप। कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इस बात की मेजरमेंट है। जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, समझो इलेक्ट्रॉन को लेने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, उतना इच्छुक है। एग्री? फ्रेंड्स एग्री? क्लियर हो गया? अच्छा एक बात और देखो, अब एक चीज इंटरेस्टिंग है। क्लियर हो गया? सबने लिख लिया ना? होपफुली कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं। देखो अगर चांस की बात है, अब देखो मैं एक डेटा और लिखता हूँ आपके सामने, देखिए देखो रियलाइज करना सब। एक एलिमेंट जेड है, उसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखो देखो देखो, अब इसका डेटा समझना। मैटर ऑफ चांस ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी प्लस में आती, प्लस में आना। बताओ क्या शो कर रहा है? अनस्टेबल है। और बताओ प्लस में आने का मतलब क्या है? नहीं, दैट इज ट्रू एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा और बताओ बच्चे, यहां देखो ना, लिख लेना बाद में। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी प्लस होने का मतलब बताओ। ये कुछ कह नहीं सकते, हम इसको ऐसे कहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। समझो आप, वो तो एनर्जी दे के, हम एनर्जी देनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन गया उसके अंदर, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्ट ही नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप डेली अपनी स्टडी करते हैं, आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते आपको, रोज आपका पढ़ने का रूटीन है, ठीक है? आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, पढ़ो अपनी। एक के पेरेंट्स डांटते रहते हैं तो पढ़ता है वो, दोनों बातों में फर्क है। जो अपने आप पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट है, और जो अपने आप पढ़ ही नहीं रहा, वो तो पेरेंट्स के अंडर प्रेशर में पढ़ रहा है। पेरेंट्स डांट रहे हैं उसको, पीट रहे हैं, वट एवर, तू पढ़ना शुरू करा, इसका मतलब साफ साफ है इसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सच्चाई है। इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी प्लस होने का मतलब यही होता है। अगर कोई मुझसे बोले ना कि आउट ऑफ एक्स वाई जेड किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम थी ना, वाई की, तो वाई वाज मोस्ट इंटरेस्टेड टू गेन इलेक्ट्रॉन, एक्स वाज आफ्टर वाई, एंड जेड वाज लीस्ट इंटरेस्टेड टू गेन इलेक्ट्रॉन, लीस्ट इंटरेस्टेड। इसलिए मैंने कहा था यूजुअली, इसलिए यूजुअली कहा था। मैं इसको हार्ड एंड फास्ट हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, कुछ एलिमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं होता। एंड पता है इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? इस कैटेगरी में कौन से एलिमेंट आते हैं? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नोबेल गैसेस। आप कभी नोबेल गैसेस को देखना, आपको उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी प्लस से मिलेगी। प्लस से मिलने का मतलब साफ साफ है, उनका इलेक्ट्रॉन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप चाह रहे कि वो इलेक्ट्रॉन ले, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी दिए वो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो रियलाइज हो रहा है? सोच के देखो आप, प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। कॉपी करना कर लो फटाफट, जो भी लगता है लिख लिया करो अपने वर्ड से। नोट्स का मतलब ये नहीं मैं बोलता रहा हूँ लिखेंगे, आपको जो अच्छा लगे अपने वर्ड्स में लिख लिया। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, लेकिन मीनिंग आना चाहिए। हमारे कंपटीशन में लैंग्वेज का रोल नहीं है, हमारे कंपटीशन में कॉन्सेप्ट का रोल है। तो जेड नो डाउट यहाँ पे लीस्ट इंटरेस्टेड है,
नो डाउट वाई यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टेड है, वाई के बाद एक्स है, एक्स के बाद जेड। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो सेड टू बी, हम क्या सकते हैं इसकी लीस्ट एफिनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब ये भी है लीस्ट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, उसकी एफिनिटी नहीं है, वो जाता ही नहीं इलेक्ट्रॉन लूम में। अब बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी बनी। अभी देखना और इंप्रूवमेंट करते हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अलग है। आप किसी बच्चे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, वो यही बता देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी में बहुत फर्क है। लो ये डिफरेंस भी समझते हैं। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिनिश किया, अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी चल रही है। देखो दोनों के डिफरेंसेस समझते हैं। चलो आप ही बताओ, अच्छा दोनों में कोई डिफरेंस बताओ पहले। किसकी टेंडेंसी थी? बॉन्डेड एटम की। ये टेंडेंसी किसकी है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टेंडेंसी है बॉन्डेड एटम की, बट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड है। इसमें एटम का आइसोलेटेड होना जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो आया समझ? और कोई डिफरेंस? फैक्टर की टेंडेंसी रिलेटिव है, रिलेटिव टेंडेंसी है। अभी देखा ना आपने, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में इसको निकाला गया था। ये टेंडेंसी कैसी होती है? एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। और बताओ। करेक्ट, यस इज राइट, गुड। देयर इज नो यूनिट। फैक्टर बिल्कुल वेल डन। इसकी यूनिट होती है एनर्जी अपटॉन, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस की जाती है। इसकी यूनिट है, वेरी गुड, सही बात है। और बताओ। इस फिनोमिना में कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होता। नो डेल्टा एच। यहां डेल्टा एच कुछ ना कुछ होगा, वेट नेगेटिव और पॉजिटिव। बोलो इज इट क्लियर? वहां पे कोई एनर्जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही, एनर्जी कंसिडरेशन होगा। बताओ बात क्लियर हुई? आराम से पढ़ के देखो। वो टेंडेंसी किसकी, वो टेंडेंसी किसकी, ये टेंडेंसी किस तरह की, फिर टेंडेंसी किस तरह की। और उसके बाद बताया मैंने इसकी कोई यूनिट नहीं है। एक स्टूडेंट ने बोला, बहुत से बोला इसकी यूनिट है पक्का। इसमें कोई एंथैल्पी कंसिडरेशन नहीं है, कोई एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे एंथैल्पी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। किसी कॉपी करना कर ले फटाफट क्विक। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, एज यू लाइक। क्लियर सो फार? ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। टेंडेंसी किसकी होती है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो डिफरेंसेस कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, इसलिए अभी मीनिंग आना चाहिए, समझ आना चाहिए। आराम से टेबल बनाओ, ये डिफरेंसेस पता हो हमें ना। किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट नहीं है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी नहीं है। चलो स्टूडेंट्स होपफुली क्लियर। ठीक है, करिए करिए फास्ट, है ना, करिए, देखिए चाहते हैं ना सिलेक्शन हो आपका, हार्ड वर्क करिए। पढ़ना होगा, कोई लाइटली मतलब चीजों को जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए ही। और क्या, यही तो आपके पास 6 मंथ है बस। और अभी तो खैर आपकी नॉर्मिक चल रही है, ऑर्गेनिक भी पूरी की पूरी है पेंडिंग। ठीक है, बाकी कोई केमिस्ट्री का आप टेस्ट दे रहे हो, अभी कल भी कहीं टेस्ट हुआ था, दिया करो। आप तो किसी के टच में ना करो, आपके फ्रेंड सर्किल होने चाहिए, कॉन्टेक्ट हो सबसे। कोई एलन की टेस्ट सीरीज कर रहा है, कोई आकाश की टेस्ट सीरीज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, टेस्ट पेपर मंगाओ, कोई हेजिटेशन नहीं। सबसे कांटेक्ट बना के रखो, क्वेश्चंस करो। और केमिस्ट्री का किसी ब्रांच का डाउट हो लेके आओ मेरे पास, मैं टाइम दे दूंगा, अलग से वो वाला नहीं। देखेंगे ना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट होगा तो हम भी इंटरेस्ट शो करेंगे, वरना तो फिर सिलेबस तो पूरा करना ही है, ऐसा भी होगा। चलिए फाइनल। अब अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अभी हमने देखा था एक एलिमेंट एक्स था, आइसोलेटेड स्टेट में था, और उसने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को ऐसे बना लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी कोई ना कोई,
और मैंने भी कहा था इसका यूजुअली साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अभी हम इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं, फर्स्ट, क्योंकि उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, बेटर चांस वो एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है। देखो बच्चा टेंशन रहेगा ना, जरा बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है। वो एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है, डजंट मैटर। इस बार भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। देखो सुनो, आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा, ये वैल्यू हर बार पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू हर बार पॉजिटिव आएगी। हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता हो, ले ले, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको फील करना है आप। देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, but higher electron gain enthalpies are always positive। सुपर लाइन है ये। देखो अब आपने जरा सोचो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सब दिमाग लगाओ। चलो फर्स्ट वाली तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई हो सकती है, लेकिन हायर वाली हमेशा पॉजिटिव होगी। वाई? देखो देखो आप लोग भी सोचो, एक तो इसका पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है, सब दिमाग लगाओ। जैसा पॉइंट है, एनर्जी खर्च हुई है यहाँ पे, एनर्जी खर्च हो रही है, क्यों खर्च हो रही है? अब सवाल है क्यों खर्च है। नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता नहीं ना अभी, हुआ क्या एक्चुअली, ये पहले से नेगेटिव बन गया और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाना जाता है, तो जो है नेगेटिव चार्ज है इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन। देखो यहाँ प्रतिकर्षण शुरू हो गया, सेम प्रॉब्लम इज यहाँ भी रिपल्शन हो रहा है। ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना, जिसने नेगेटिव बनाया, वो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा ही नहीं। समझ पा रहे हो आप? यस सर। वहां पहली जगह भर गई ना, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बैठ सोच रहे हैं कि इसको ना आने दे, वो उसको रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। हमें उसके अगेंस्ट एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस में आ रही है। देखो ये स्टेटमेंट हमको हमेशा याद रहना चाहिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी सकती है, लेकिन हायर वाली, हायर का मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन, हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। उसका रीजन है यहाँ पर रिपल्शन होगा ही होगा, प्रतिकर्षण होगा ही होगा, आपको उसके अगेंस्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात और, देखो लिखना मत प्लीज, क्या आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो, कौन बड़ा कौन छोटा? थर्ड वाली बड़ी, क्यों बड़ी? क्योंकि हमारी पल्सन चल रहा होगा, वेरी गुड वेरी गुड, देखो चीज राइट। ऐसे क्वेश्चन ना कोई भी कंपटीशन में बहुत पूछ सकता है, इसलिए समझ आना जरूरी है। और फोर्थ वाली तो और भी बड़ी, फोर्थ वाली और भी बड़ी, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है? थर्ड सेकंड से हमेशा ज्यादा, फोर्थ और भी ज्यादा, फर्स्ट हम इस ऑर्डर में लेके नहीं आ रहे, क्योंकि फर्स्ट के बारे में पता नहीं है वो कैसी वैल्यू है। So friends agree? That is very very interesting. चार्ज बढ़ता है तो ये टेंडेंसी भी बढ़ेगी। देखो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस और डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। देखो इसको जनरल ट्रेंड कहते हैं, जनरली ऐसा होता है। अगर अपनी हम टेबल की बात करें, अपनी सारणी की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे अलोंग अ पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी और डाउन द ग्रुप घटेगी, यूजुअली ऐसा हो।
लेकिन इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस मिलती हैं, बताऊंगा, एक बार नोट करना, प्लीज नोट करना। वो लिखना चाहता है लिख सकता है, मर्जी है उसकी। कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ेगी और डाउन द ग्रुप क्या होगी, घटेगी। ये जनरल ट्रेंड, इसको ट्रेंड कहा जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अब इसमें कुछ इंटरप्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ना और डाउन द ग्रुप घटना, ये सबको अच्छे से आना चाहिए। बोलो सब अच्छे एग्री? ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखो देखो अब इसके अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखो, सब अटेंशन पे करेंगे। हेलो। हाँ, तभी। इसका मतलब तीन तीन सॉल्ट का मिक्सचर बना पड़ेगा ना सबके। तीन तीन सॉल्ट, एक सॉल्ट में दो, एक एसिड एक बेसिक होता है ना, तो तीन में तीन एसिड तीन तीन सॉल्ट। देखो स्टूडेंट, अटेंशन पे करना, देखो जरा ध्यान देना। देखिए सुनिएगा, अब हमने कहा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती है, अच्छी बातें नहीं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, देखो एक प्रॉब्लम आएगी। सबसे आखिरी में कौन सी फैमिली है? नोबेल गैसेस, है ना, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनन, एरेडॉन। पता है इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लीस्ट इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉन गेन करने में। तो एक तो इसको ट्रेंड से बाहर कर दो। वो सोचे कि लेफ्ट टू राइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आखिरी में तो ये फैमिली है, इनकी तो हाईएस्ट है, गलत। ये तो कहीं लाई नहीं करते, कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आ रही है बात समझ? इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। यहाँ पे आता है ग्रुप 17, क्लोरीन, क्लोरीन, क्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। फैक्ट पता क्या है? आपको इनकी बहुत हाई मिलेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज 18 ग्रुप छोड़ दो, 18 से पहले 17 ग्रुप है, 17 वाले की आपको हाई मिलेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्ट इज दैट। मतलब हाई जो होती है वो 17 वालों की होती है। 17 से पहले हमारा 16 ग्रुप हो गया, देयर इज नो डाउट। ठीक है। देखो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो ना, इसको रियलाइज करना है सब लोगों ने। देखो अभी थोड़ा बना के दिखा दूं, ऐसे ना हमारा ग्रुप 14 हो गया। देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। देखो जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ एलिमेंट्स को दिखा दिए, ये सारी ग्रुप्स बना दिए मैंने। ये एलिमेंट ना सारे के सारे अपनी फैमिली में टॉप पर बैठे हुए। देखो एक चीज समझना, देखो इनके साथ क्या प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दो, सब अटेंशन पे करो, ये चीज सीखने वाली है। इनके साथ पता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना, किस में गेन करेंगे, अपने 2p ऑर्बिटल। किस में इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2p में। जैसे बोरोना कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा। कार्बन कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p2, इलेक्ट्रॉन कार्बन 2p में आएगा। ऐसे ही हर बार इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा, और इन सब में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, 3p में। 3p में देखो, ये 2p का साइज मान लेते हैं, ये 2p है हमारा, और ये 3p है। ऐसे बना दिए मैंने दो पैटर्न। पता है 2p का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। 2p का साइज छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पहली 2p में बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले ही बैठा हुआ है। 3p का साइज बड़ा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बैठा हुआ है। सोच के बताओ कहां पे रिपल्शन के चांस ज्यादा है, 2p। 2p का साइज छोटा है ना, ऑलरेडी वहां एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा वो बहुत ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा, समझ रहे हो ना, वहां भीड़ हो जाएगी एक तरह से। देखो अब इसको रियलाइज करना, जितने भी एलिमेंट अपनी फैमिली में टॉप पर बैठे हुए ना, इन सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेशन से कम होती है, उम्मीद से कम। इन सबके साथ प्रॉब्लम क्या है, रिपल्शन के चांस होते हैं। देखो इसको रियलाइज करो आप, ये बड़ा अजीब सा फिनोमिना है, दोबारा सुन लो। इन सब में आपको पता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन करने में देखना पड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां को दिक्कत तो नहीं आ रही, परेशानी तो नहीं आ रही। यहां परेशानी के पूरे पूरे चांस है।
क्यों चांस है? उसके पीछे रीजन है, 2p का साइज छोटा है, 3p का साइज बहुत बड़ा है। जब 2p का साइज छोटा है और वहां एक इलेक्ट्रॉन पहले से बैठा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा वो रिपल्शन फेस करेगा, प्रतिकर्षण फेस करेगा। तभी तो आपको शायद पता हो कि फ्लोरीन फैमिली के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की। यस सर। देखो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन की है, फ्लोरीन की नहीं है। यस सर। फ्लोरीन का कम होने के पीछे रीजन है वहां रिपल्शन हुआ, वहां रिपल्शन हुआ है। रिपल्शन ने एकदम से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को गिरा दिया। और ये भी मालूम हो शायद, क्लोरीन की अपनी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, क्लोरीन की पूरी केमिस्ट्री के अंदर। इस फैमिली में तो है ही हाईएस्ट, पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट। क्यों फ्लोरीन क्यों हारा? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर क्या हुआ? रिपल्शन। रिपल्शन। 2p का साइज छोटा था, 2p का साइज छोटा था, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था, जगह इतनी थी नहीं, और एक और जाने की कोशिश करा तो रिपल्शन फेस करेगा करेगा। ये दिक्कत 3p में क्यों नहीं आ रही? 3p का साइज बहुत बड़ा है, बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन चला जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ पा रहे हो आप? यस सर। और देखो, अभी देखो, नोट मत करना, ऑक्सन फैमिली के बारे में सुनो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑक्सन की अपनी फैमिली में ना सबसे कम, देखो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है अपनी पूरी फैमिली के अंदर। देखो कितना सरप्राइज रिजल्ट है, और ये नीट में आने के 100% चांसेस, सबसे कम। क्यों? इसका मतलब उसके अंदर रिपल्शन बहुत ज्यादा हुआ। ये पी ब्लॉक में डिस्कशन की है, इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत कॉम्पैक्ट। अगर बहुत कॉम्पैक्ट मान लो, जैसे सहारनपुर देखा आपने, सहारनपुर के कुछ एरिया ना बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इधर नखासे में निकल जाओ, बहुत कॉम्पैक्ट, आप गाड़ी से निकल गए, यस सर। जाम में फंस जाएंगे। बिल्कुल। 1-2 घंटा गए आपके भी गए, और आप औरों को परेशान भी करेंगे। यहाँ गाड़ी लेना समझदारी नहीं है, कॉम्पैक्ट एरियाज है बहुत, छोटी गलियां, कैसे निकालेंगे वहां से? तो वही प्रॉब्लम ऑक्सीजन के साथ आ रही है, ऑक्सीजन का बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है, यही कहा जा सकता है। कभी तो देखो, ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आ रही। तो ये प्रॉब्लम है, जो एलिमेंट सबसे ऊपर बैठे हैं, देखो ये ना बहुत अच्छा असर्शन रीजन बनेगा कि जो एलिमेंट टॉप पर होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट क्यों आती है, उम्मीद से अलग क्यों आती है? उसके पीछे रीजन है 2p का साइज छोटा होना, रिपल्शन का रिस्क रहना। वो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी घटा देता है। बोलो क्लियर हुआ? बहुत काम की बात। और क्लोरीन की अपनी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, ये जरूर ध्यान रखें। और ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की सबसे कम है, नोट करिएगा इसको आप। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का। ये सोफा, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की अपनी फैमिली में सबसे कम है। सबसे कम होने के पीछे रीजन लिख लीजिएगा, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, ये वर्ड लिख लीजिएगा, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, इट्स कॉम्पैक्ट साइज। और क्लोरीन की अपनी फैमिली में दिख ही रहा है, क्लोरीन से कम हो गई है। और क्लोरीन की तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। बोलो सब अच्छे एग्री हो गए? ये बहुत क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। और जिनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, आपने देख ही लिया पॉजिटिव होने के पीछे रीजन क्या, पॉजिटिव होने के पीछे रीजन क्या, ये आपने देख ही लिया है, क्या मतलब होता है। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, इसको पूरा पढ़िए और प्रॉब्लम लेकर आइए, बार बार आपसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से आए, कोई कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई है, बट अभी प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा और भी। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, छोटा देते हैं। आपके पास पी वाई क्यूज है आज लाए हुए, क्वेश्चन है किसी के पास? बुक है किसी के पास? अभी देख लेंगे प्रॉब्लम, जो भी इसके ऊपर लेटेस्ट आई है सब करा देंगे आप। है किसी के पास बुक? चलिए ओके। अब एक अगला पॉइंट नोट करिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर।
अगला हेडिंग है, इलेक्ट्रोफोरेटिक कैरेक्टर, ये हमारी टेंडेंसी है, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो धनात्मक गुण कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। अब क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर? किसी को पता है क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नोट मत करिए, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, अभी नोट मत करिए, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा है। वहां पे तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा था, यस सर, यहाँ पे ये निकालना चाहता है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये हमेशा ना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसमें एनर्जी खर्च होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाउंड कर रखा है, उसको पकड़ रखा है, और आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ये प्रोसेस आपको हमेशा एंडोथर्मिक मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है, किसी में वैल्यू ज्यादा प्लस में आएगी, किसी में कम प्लस में आएगी। बताओ, कम प्लस में आने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा चाहता है, यस सर, ज्यादा प्लस का मतलब हाँ, कम निकालना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी। अच्छा, एक बात और है, इसका साइज से क्या रिलेशनशिप होगा? ये कैरेक्टर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना उसके लिए इजी हो जाएगा, वो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखो, बात क्लियर हुई है सबको? साइज से रिलेशनशिप डायरेक्ट है, बात मत करिए, परमाणु के आकार से डायरेक्ट संबंध है इसका। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घट रहा होता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, और जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होता है? बहुत आसान। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। आई बात सबको समझ? दैट शुड बी क्लियर, ये अच्छे से आना चाहिए। इधर आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेरी इजी, यस सर, सब सेटिस्फाइड है? तो बातों बताओ। और आपको शायद पता होगा, जैसे लेफ्ट में ये वाले एलिमेंट है, इन्हें क्या कहते हैं? एल्कली मेटल, क्षार धातु के। क्या खास बात है इनकी? ये केमिस्ट्री के मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इनकी टेंडेंसी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रो को लूज करने की। बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, इलेक्ट्रो निकालना बहुत आसान है इनके, लेकिन उतने रिएक्टिव होते हैं, तभी तो उतने रिएक्टिव होते हैं। इतने ज्यादा क्रियाशील होने के पीछे रीजन यही होता है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अभी जितने पीवाईक्यूज है सारे करा देते हैं। आप भी लाया करो, टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम्स हो कोई, किसी भी इंस्टीट्यूट की कहीं से भी क्वेश्चन आया ना, लेकर आया करो, देख, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुक से भी प्रॉब्लम करो, जैसे पीवाईक्यूज नहीं, आप बुक से पहले करो, ये तो चलो बहुत ही आसान होते हैं, इनको देख लेंगे हम लोग। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज में ना, तो यहीं से तो नॉलेज बढ़ती है, यहीं से पता लगता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हमारे अंदर है या नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बहुत सारे क्वेश्चन है। इज इट क्लियर ना? इसे कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, वैद्युत धनात्मक गुण, वैद्युत धनात्मक प्रवृत्ति भी कह सकते हैं इसको, मीनिंग सेम है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, सही है? कुछ कहना? देखिए, फ्रेंसी में एक प्रॉब्लम है, ये ना रेडियो एक्टिव होता है। इफेक्ट बताओ इसके ऊपर ना, इतना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं। हम सीजन को मानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। आप कभी भी बुक में देखिएगा, इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मिलेगा नहीं फ्रेंसिन का, इसके डेटाज ही नहीं होते। सीजन सुपोज टू बी। हेलो जी, मेरे लिए नमस्कार। साहब, मेरी उनसे डेली बात होती है, तो करे चिंता ना करो, अभी जैसे ही हमारी डेट फाइनल होगी हम फॉर्म ले लेंगे, टेंशन ना लो, ये होगा काम सटिक। ना ना, कुछ भी नहीं है ऐसा, किसने कहा? अभी तो उनकी बस सेकंड परमिशन ही नहीं आई लखनऊ से।
हाँ आप बिल्कुल लगे, चिंता रखना काम है, ठीक है। चलिए होपफुली क्लियर। अगला इज मेटालिक करेक्ट। मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर, इसको हिंदी में धात्विक गुण कहते हैं, धात्विक गुण। देखो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है। धातु सब जानते हैं ना, मेटल क्या टेंडेंसी होती है मेटल की। कुछ सेम स्टोरी, देखो वही बात। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, मेटालिक करेक्टर एक ही बात है। मेटालिक करेक्टर किसको बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, आपको पता है, देखो सेम स्टोरी में वही लॉजिक है। तभी तो कहते हैं लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, सबको पता है साइज घटेगा तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा। यहाँ मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, घटेगा। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। देखो यहाँ मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। बोलो सब सेटिस्फाइड है, सिंपल। फिर वही स्टोरी कि बेस्ट मेटल किन्हें मानते हैं केमिस्ट्री में, एल्कली मेटल, क्षार धातुएं। सबसे अच्छी मेटल कौन है, सीजियम, वही सेम स्टोरी। सीजियम के पास होता है मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर। क्लियर ना, तो वही बिल्कुल एक जैसे फंडामेंट। इसको भी कॉपी कर लेना, इसको भी कॉपी कर लीजिए। ये बताइए क्या, बोलिए जो बोल रहा है सही। हाँ ये दोनों एक जैसे टॉपिक, राइट। दोनों सेम ही है, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने ना? कोई इशू नहीं। देखो हमारी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही पूरी है। अब एक आर्टिकल और है, ये भी एनसीईआरटी में डिस्कस है, इसको भी फिनिश कर देते हैं हम लोग फटाफट। चलिए बच्चे हो गए कंप्लीट, Yes. ठीक है ना। देखिए चैप्टर वैसे हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैंने बोला ना, इसके डाउट्स, इसके क्वेश्चंस ये करना बहुत जरूरी है, सभी कमांड बनती है। प्रैक्टिस ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिया करो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। ये एनसीईआरटी में डिस्कस है, वैसे हम इसको ऐसे ब्लॉक में कराते हैं, लेकिन चलो हम कर लेते हैं इसको एंड टू एंड इतना ही डालें। डायगोनल रिलेशनशिप, आर्टिकल नेम इज डायगोनल रिलेशनशिप। इसका हिंदी नाम होता है विकर्ण संबंध। आप कभी देखना, इसको हिंदी में मीडियम बोलते हैं विकर्ण संबंध, वैसे नाम है इसका डायगोनल रिलेशनशिप। देखो आपको सिखाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। करें स्टार्ट, टेंशन। जो क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, इससे टेबल ही बनी हुई है आपके सामने। देखो मैं आपके सामने ना कुछ ग्रुप वन, इसे फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप टू होता है। मैं ना मेंडलीफ टेबल यूज कर रहा हूँ, मेंडलीफ, मेंडलीफ आवर स्टैंडिंग। Yes, sir. बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये मैंने ना मेंडलीफ टेबल बना दिया। अगर मेंडलीफ टेबल के अकॉर्डिंग जाए तो ग्रुप वन ये है, ऐसे इसको फर्स्ट ए कहते थे, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये मेंडलीफ के अकॉर्डिंग है। कभी देखना मैंडेट टेबल में इसको फर्स्ट ए कहते हैं, इसको सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। ये मैंने कुछ एलिमेंट दिखा दिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब ना एक बड़ी अजीब सी बात है, एक बड़ी अजीब सी ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो लिथियम और मैग्नीशियम अलग अलग फैमिली में, अलग अलग परिवार में, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है। वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ लिथियम, कहाँ मैग्नीशियम, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज, गुण आपस में मैच कर रहे हैं। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। सिमिलरली बोरोन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। कार्बन फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। ये होता है जनरली। इसकी सबसे खास बात है, एक एलिमेंट तो होता है सबसे ऊपर अपनी फैमिली में, और दूसरा एलिमेंट उससे अगले वाले ग्रुप पे दूसरे नंबर पे। मतलब अब आप ध्यान से देखो, ये विकर्ण बन रहे हैं, विकर्ण।
जिसको मैथ्स में क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल जानते होंगे, डायगोनल ये विकर्ण एक तरह से। जैसे मैथ्स में क्या होता है, मान लो आपने ये एक फिगर बनाई, स्क्वायर डायगोनल बन गया, ये डायगोनल जैसा रिलेशनशिप। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें एक एलिमेंट सबसे ऊपर होता है अपनी फैमिली में, और दूसरा उससे अगली फैमिली में सेकंड नंबर पे होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। दूसरा उससे अगली फैमिली में सेकंड नंबर पे। अब जैसे ये एलिमेंट सबसे ऊपर है अपनी फैमिली में, दूसरा अगली फैमिली में सेकंड नंबर पे, ऐसी बोरोन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ इनके गुणों में समानता होती है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, इग्नोर मत कीजिए। इसी को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। जबकि लिथियम मैग्नीशियम अलग अलग फैमिली में है, लेकिन चांस की बात है इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर गई, ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर गई, ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती रहती है। ये प्रॉपर्टीज मैच करने को बोलते हैं विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। लेकिन इसमें एक एलिमेंट सबसे ऊपर होता है और दूसरे वाला अगली फैमिली में सेकंड नंबर पे होना चाहिए। अब ये मत सोचो ना कि सोडियम को मैं आगे किसी से रिलेट कर दूं, नहीं, क्योंकि सोडियम अपनी फैमिली में सबसे ऊपर है ही। तो एक एलिमेंट टॉप पर और दूसरा एलिमेंट नेक्स्ट फैमिली में सेकंड नंबर पे, दैट्स इंपॉर्टेंट। इनकी प्रॉपर्टीज में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, गुणों में समानता मिलेगी, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बोलो आया समझ? देखो मैं आपको इसे एक बहुत अच्छा प्रूफ देता हूं, एक सबूत देखो पहले इस बात का। मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप इसे गर्म कीजिए, ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, देखो आप, देखो वो भी डिकम्पोज हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो विघटित हो रहा है, देखो वो भी हो रहा है तो वो भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम में दोनों में सिमिलैरिटी है, समानता है। जबकि जो नीचे वाले हैं ना कार्बोनेट, वो डिकम्पोज नहीं होते। और सुनो आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है, उभयधर्मी कहते हैं इसको, एम्फोट्रिक, जो दोनों काम कर रहे, एसिड भी और बेस भी। ऐसी बेरिलियम ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोट्रिक होता है। इंटरेस्टिंग। देखो ये इस बात के ना एविडेंसेस दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं यार, कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या चीज है। बोलो आ रहा है समझ? एक बार आप इसको बनाओ ऐसे, फिर मैं अपने वर्ड्स में लिखवा देता हूँ। एक बार बनाओ सब इसको ना, फिर अपने वर्ड्स में लिखवाते हैं। बनाइए 1 मिनट के लिए ऐसे, फिर मैं इसको अपने वर्ड्स में लिखवा देता हूँ, आप भी बनाओ। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो, बनाइए पहले ऐसे, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, दोनों की हीटिंग वाली इक्वेशन लिख लो, वो दोनों एम्फोट्रिक है, इस बात को नोट कर लो। ये मेरे पास एविडेंसेस है इस बात को कहने Drink. के। एम्फोट्रिक का मतलब होता है दोनों काम करने वाला, Okay. इसको उभयधर्मी बोला जाता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, अम्लीय भी और क्षारीय भी, उसे कहते हैं एम्फोट्रिक। Yes, sir. चलिए करें स्टार्ट, तो लिखिए इसके डेफिनेशन। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, मतलब ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स which are at the top of the group, elements which are at the top of the group, elements which are at the top of a group show, the elements which are at the top of a group, जो ग्रुप में टॉप पर होते हैं, शो similarities in properties,
शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज with the second member of just next group. Show similarities in properties with the second member of just next group. Second member of just next group. It is called diagonal relationship. Just next group. It is called diagonal relationship. इसे बोलते हैं विकर्ण संबंध. It has been observed that the elements are at the top of a group show similarities in properties with the second member of just next group. It is called diagonal relationship. इसी को बोलते हैं विकर्ण संबंध. Is it clear to all? ठीक है ना. एविडेंस देखो मैंने आपको दिया, और इस बात को जरूर ध्यान रखना, एक एलिमेंट सबसे ऊपर होगा और सेकंड वाला एलिमेंट उसे नेक्स्ट वाले ग्रुप का सेकंड मेंबर होगा. दैट्स इंपॉर्टेंट. क्लियर. अब इसके पीछे रीजन क्या है. अब सवाल है क्यों. देखो अब एक सबसे मेन बात है, ऐसा होता क्यों. लिथियम की फैमिली अलग है, मैग्नीशियम की फैमिली अलग है, सिमिलरली बेरिलियम की फैमिली अलग है, एल्यूमिनियम की फैमिली अलग है. जब अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी सेम कैसे हो रही है. तो लिखो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है. इट इज ड्यू टू, राइट डाउन, इट इज ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम, इट इज ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम polarizing power. It is due to almost same polarizing power. It is due to almost same polarizing power. Polarizing power को हिंदी में कहते हैं ध्रुवण क्षमता. एक वर्ड होता है, उसका नाम होता है ध्रुवण क्षमता. That is termed as polarizing power. It is due to almost same polarizing power. इसको ध्रुवण क्षमता बोलते हैं. अगर सीखिए ये पोलराइजिंग पावर क्या होती है. और सब पोलराइजिंग पावर. देखो मैंने आपको ना केमिकल बॉन्डिंग सिखाया था ना, आपको मैंने एक बात सिखाई थी. देखो पोलराइजिंग पावर क्या होती है. देखिए पोलराइजिंग पावर होता है टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन. देखो ध्यान दो, ये कैटायन बैठा है, ये एनायन बैठा है. ये कैटायन बैठे बैठे क्या करेगा, इस एनायन की शेप को बिगाड़ देगा. देखो शेप को बिगाड़ दिया. ये जो टेंडेंसी है शेप को बिगाड़ने की, इसी का नाम क्या होता है, पोलराइजिंग पावर. हिंदी नाम होता है ध्रुवण क्षमता. देखो इसने इसको ध्रुवित कर दिया, Yes, sir. इसने इसको पोलराइज कर दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंने सिखाया था. बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका काम क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होती है उनके पास. अपनी स्पीचेस से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को इंप्रेस करना. तो पोलराइजिंग पावर पता है क्या होती है. Okay. पोलराइजिंग पावर का एक फॉर्मूला होता है, आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस स्क्वायर. देखो बच्चे ये पोलराइजिंग पावर का सही मायने का फॉर्मूला है. और पता फैक्ट क्या है, लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन दोनों की ये वैल्यू मैच कर जाती है. इट्स अ मैटर ऑफ चांस. चांस की बात है ये. उनका चार्ज और रेडियस के स्क्वायर का रेशियो सेम आ जाता है. जैसी उनकी वैल्यू मैच करती है, दोनों की पोलराइजिंग पावर सेम होगी. और जैसी पोलराइजिंग पावर सेम होगी, प्रॉपर्टीज भी सेम होगी. दैट्स द मेन कॉज. ये है इसका रूट कॉज. आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाना, ये रेशियो सेम हो जाना. इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर. तो क्लियर हुआ सब बच्चों. Yes, sir. और कैटायन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी पोलराइजिंग पावर होती है. अगर पोलराइजिंग पावर सेम होगी, टेंडेंसी सेम होगी. तो एक बार जरा इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है. देखो असर्शन रीजंस बन रहे हैं, यहां से लाइन लगा के प्रॉब्लम्स आती हैं. प्रैक्टिस करनी है. देखो मेहनत करिए सब लोग. देखिए डू और डाई, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो. सीधा फंडा आपके सामने. देखिए चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है. सारे फंडामेंटल, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको शेयर कर दिए. मैं भी आपको इसकी ना कुछ स्पेशली
देखो एक क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है, ग्रेट क्वेश्चन। तो ये देखो एनसीईआरटी हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगी। देखो चलो मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे कॉपी करूंगा, ग्रेट क्वेश्चन। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, करते हैं, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार देख लो जरा सारे टॉपिक जो मैंने कराए ना, ये जाना नहीं है बस। क्लास चल रही है इसके लिए क्वेश्चन है। चलिए बच्चे क्लियर। एक आप कुछ ना प्रॉब्लम देखना आप लोग, कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के ना पूरे पूरे चांसेस हैं। इस पैटर्न में प्रॉब्लम मिलेंगी आपको ना, मतलब सम क्वेश्चंस ना हो यार। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो बिल्कुल आयनाइजेशन एंथैल्पी है और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मेरे पास है। जैसे पहले वेरिफिकेशन 520 7300, इट इज -60। ये सब किलो जूल पर मोल में डेटा है, सब किलो जूल पर मोल में है। बार बार बोलना ना पड़े इस बात को ना, इन सब की यूनिट है किलो जूल पर मोल। इसके से 419 3051 और ये वैल्यू है -48 किलो जूल पर मोल। 1681 दैट इज 3374 -328 किलो जूल पर मोल। इट इज 1008 दैट्स 1846 दैट इज -295 किलो जूल पर मोल। 2372। उसके बाद है 5251, दिस इज वॉट +48 किलो जूल पर मोल। लास्ट है इसके बाद 738 1451 और मैक्सिमम -40 किलो जूल पर मोल। ये डेटा हमारे पास है, देखो अभी नोट मत करना, चाहे आप सुन लीजिए। चलो एज यू लाइक। मेरे पास सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन थैल्पीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रोगेनिक थैल्पीज। अब देखो मुझे करना क्या है, देखो एक मिनट में क्वेश्चन पूरा कर दूं, फिर आप आराम से कॉपी करना को मना नहीं करता। और वैसे एनसीईआरटीज होते हैं, आप तो बस मेथड सीखो कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स को ना। देखो अब क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है। देखो इन एलिमेंट्स में ना, चलो पूरा लिखता हूं। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स, which of the above elements is likely to be, is likely to be, likely to be first case the least reactive element, least reactive elements, most reactive metal, most reactive metal. Third is most reactive known metal. D is the least reactive known metal. E is the metal, the metal which can form, the metal which can form stable binary halide formula, this which can form, the metal which can form stable binary halide, stable binary halide of formula, of formula NX2. ओके, और एक पार्ट और है, ऐसी एक ऑप्शन और है, उसने क्या करना था, मेटल विच फॉर्म प्रिडोमिनेटली स्टेबल कोवलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला एमएक्स। चलो उसको देख लेंगे बाद में, पहले यही पार्ट कर लेंगे। देखो अब इजी गोइंग, बिल्कुल सीखना है, देखो रटना कुछ नहीं होता, समझना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है,
हर टेस्ट सीरीज में ऐसी प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये कुछ डेटा मेरे पास है, सब ध्यान दो स्टूडेंट्स। इस डेटा के बेसिस पे ना आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। एक तो पूछना है कि इनमें से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइंडिंग हाइड्रो फॉर्मूला MX2। एक पार्ट और था, देख लेंगे चलो उसमें, पहले हम यही पार्ट हैंडल करते हैं। देखो अब मुझे एक बात का सब आंसर दो, अपना दिमाग लगाना है सबको, देखो अपने माइंड से आंसर देना। ये बताओ मुझे एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक मिनट, एक सेकंड। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? चलो बताए को मुझे स्क्रीन बताओ। सर ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करना। दैट्स बेटर आंसर, शी इज राइट। ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, वो ना गेन करना चाहिए, ये फैक्ट है, यही है इसका आंसर। देखो ध्यान दो, नोट नहीं करना बिल्कुल भी। लीस्ट रिएक्टिव कौन है? वो कह रहा ना तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ना मैं दूंगा, बात खत्म हो गई। इसका इंटरेस्ट ही नहीं, ये है पॉइंट। अब हम पहचानेंगे वो कौन है। अब जरा देखो सब लोग, इन पांचवा इन सब एलिमेंट को ध्यान से देखो। वो कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता और लेना भी नहीं चाहता? फिफ्थ। देखो आयनाइजेशन थैलेपी कितनी हाई, इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, Yes, sir. और ये वैल्यू प्लस आने का मतलब क्या है? हमने आज ही पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है, पहले का आंसर फिफ्थ है, बिल्कुल आएगा, पक्का क्वेश्चन आया, बड़ा ही मान के चलना, 100% है ये। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. अब अगला पॉइंट सोचो, सब सोचे, देखो एक ही बच्चा नहीं, बाकी सब बोले, जो इसके दिमाग में अपनी बात को बोला करो। एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल की क्या पहचान होती है? Reactive जो metal. इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी लूज करे, आराम से लूज कर दे, Sir. जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करे वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब इसका पता कैसे लगे? उसकी आयनाइजेशन थैलेपी सबसे कम होगी। सबसे कम किसकी है? Sir, check. ले लो, ये भी मैच कर गया हमारा। Minus के fold. आ रहा है सबको समझ? Yes. ये मैच करके दे, साफ दिख रहा। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से गेन कर लेती है, दैट्स द पॉइंट। वो लूज नहीं करती, वो गेन करना चाहती है। अब वो गेन बताओ कौन करेगा सबसे आराम से? ये वाला देखो, ये वाला मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने में मोस्ट इंटरेस्टेड। बोलो आ रहा है समझ पीछे? Yes, sir. तो डाउट बोलना, इनको याद नहीं करके जाना होता है, इनको समझ के करके जाना होगा, दिमाग लगाना होगा। अगला पॉइंट है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो अब ढूंढो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है। ये तो आउट हो चुका, क्या आंसर बचेगा इनमें से? माइनस Minus के. माइनस Yes, sir. कौन से वाला? Sir, ये. 40 वाला। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, एनर्जी लूज कर रहा है ना। एक मिनट रिलैक्स। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन लेने में लीस्ट इंटरेस्टेड है। ये लीस्ट इंटरेस्टेड हुआ है, देखो फील करो, देखो कोई रट्टा थोड़ी ना, कुछ भी मगिंग नहीं करनी है, ठीक है। द मेटल विच फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड फॉर्मूला MX2। इससे क्या पता लगा? वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। अब बताओ दो लूज करना सबसे आसान किसके लिए? फोर्थ के लिए, क्योंकि फोर्थ में गैप कम है। सच बात है बिल्कुल, फोर्थ में गैप कम है। इज इट क्लियर? अच्छा और कोई तो मैच नहीं करता ना, फोर्थ में गैप कम है। एक मिनट देख लीजिए, 6 भी ऐसे ही केस आ रहा है, 6 भी ऐसे ही केस आ रहा है। मैं देखूं मैंने वैल्यू कुछ गलत तो नहीं लिख दी, हो जाता है कितनी बार मैंने वैल्यू लिखने में मिस्टेक कर दी है। मैंने कुछ वैल्यू लिखने में मिस्टेक तो नहीं करी है, फैक्ट है। देखो देखो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन की जरूरत है। अब चक्कर ये है कि हमें दो आयनाइजेशन थैलेपी पास पास चाहिए। ऐसे यहाँ पे डिफरेंस लगभग 800 है, और यहाँ पे डिफरेंस कम हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कम हो रहा है। अच्छा अगर हम इसको यहाँ ले गए, मान लीजिए इसको हमने यहाँ मैच करा दिया, मान लेते हैं 6 को वैसे हम वहां बता चुके हैं, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में बता चुके हैं। अब सुनिए, देखिए देखिए, एक बार जरा दिमाग लगाइएगा। देखो एक नॉन मेटल, पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत कम इंटरेस्टेड होती है,
लूज करने में कम, गेन करने में ज्यादा होती है। इसका मतलब उसकी अनाइलेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब फोर्थ वाला पार्ट यहाँ मैच कर गया, सही है। यहाँ फोर्थ आना, यहाँ फोर्थ आना चाहिए, सिक्स यहाँ आना। समझ पा रहे हो? Yes, तो sir. तुम देख लेंगे ना, हमें अपनी सारी कंडीशन देखनी। बोलो आ रहा है कुछ समझ, क्या कह रहा हूँ? कि ये नहीं कि मैं आंसर मैंने चेंज कर दिया, मेरे को देखना पड़ेगा ना। अब आप देखिए, हम जल्दबाजी में इसके अकॉर्डिंग इसको देखना होगा ना कि मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज तो करना चाहती हो, इसके 2 आनाइलेशन एंथैल्पी पास पास हो। अच्छा, मेटल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती तो उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम होगी। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह चलना पड़ेगा। बताओ स्टूडेंट, क्लियर हुआ? Yes, sir. डरिए नहीं, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। तो ये इसका मेथड है। आप जाके इसे घर पे फिर से करो, कॉन्फिडेंस से करो बिल्कुल। देखो ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 31, आप करके देखिए। अगर जरा सा भी डिफर करे मेरे को बताइए। देखो और दिखाऊं मैं आपको ना, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, 4-5 तो एमसीक्यूज भी है। देखो 35 से लेके 40 इन्हें करके देखना चाहिए। आप खुद करो एक बार, इन्हें खुद करके देखो, जो डिफर करे मेरे को बताओ। किसी में कोई प्रॉब्लम है ना तो मेरे को बताओ आपने। इवन जो पीछे के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, सबके फंडामेंटल पढ़ लिए, किसी का फंडामेंटल मिस नहीं करा हमने, कोई चीज कोई थ्योरी मिस नहीं करी। सारे 16 एग्जांपल्स भी हमारे हो गए हैं। चलो आप पीवाई क्यूज में से देखता हूँ, अब कुछ पीवाई क्यूज देखते हैं, कुछ अच्छे पीवाई क्यूज हो तो वो भी करवा देते हैं आपको ना। देखो चलो कुछ क्वेश्चन देखो आप पीवाई क्यूज बेस्ड, नोट कीजिएगा। देखो ना कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन हो, देखो नोट करो। अरेंज इन द अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन and enthalpy. Arrange in the order of, hello, yes sir, ठीक है सर, मैं ऐसा भी आ रहा हूँ पर इसमें मैं आपके पास कौन सा सर, घर से लाना है क्या आपके? चलो मैं लेता हूँ सर, 15 मिनट जल्दी लगेंगे किसी के लिए, ठीक है? आप फोन कर दीजिए, घर फोन कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द रिसीव करूंगा। देखो अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू, देखिए लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन and enthalpy. Arrange in the order of least negative to most negative electron and enthalpy for carbon, calcium, aluminium, chlorine and oxygen. Least negative to most negative electron and enthalpy. इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑर्डर है ना वो लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव वाला है। लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन and enthalpy. आप चाहे ऑप्शन में ना लिखिएगा क्या टाइम वेस्ट करना है, आप ना सीधा आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। देखो ये क्वेश्चन हमारा कर्नाटका नीट 2013 में आया हुआ है, डजेंट मैटर कहीं आए, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी सर, आप ही जा रहे हैं